हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रेक्सा एकेडमी। हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट फर्स्ट। और जैसा कि हमने एक आपसे बोला था कि जल्दी ही हम इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे ना, वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था हमने आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बोला था कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, है ना। तो अपन मान लेते हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना, इसको एक वेरिएबल में ही कर सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं लेट नंबर्स आर 5x एंड 6x। नंबर्स किस रेशियो में है? 5:6 के। तो 5x और 6x मान लिए। आगे वो बोलता है इफ 8 is subtracted from each of the numbers the ratio becomes 4/5। मतलब वो क्या कह रहा है, गिवन है आपको, क्या गिवन है कि अगर दोनों में से 8 को माइनस किया जाए, तो पहले में से 8 को माइनस किया, दूसरे में से 8 को माइनस किया, वो क्या बोल रहा है कि रेशियो जो आ रहा है 5x - 8 अपॉन 6x - 8, ये रेशियो आ रहा है 4/5 का। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 25x - 40, इधर आएगा तो 24x - 32, इसको उधर ले जाइए। तो 25 - 24 1, और 40 इधर आएगा तो 40 - 32 8, x बराबर आ गया 8। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 40 और 48 इसका रेशियो 5:6 का बन भी रहा है। और अगर दोनों में से 8 को माइनस किया जाए, तो अगर 8 को माइनस करूंगा, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं नंबर क्वेश्चंस को, है ना। 8 माइनस करूंगा तो ये 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। डिवाइड करेंगे तो 8 32/40, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। वही रेशियो अपने पास 4/5 का आ रहा है। मतलब पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो सही है ना। वेरीफाई करके देख लिया करिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो। सेकंड क्वेश्चन में अपन क्या कहते हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double the number of students in B. Find the number of students in two halls. क्या बोल रहा है वो कि दो हॉल है आपके पास A और B, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने क्या बोला, लेट नंबर ऑफ, ये नोन ही है, नंबर है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A, वो मैंने x मान लिया। हॉल ए में x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी, ऐसे मैंने इसको मान लिया y। अब सबसे पहले उसने बोला कि अगर x में से 10 स्टूडेंट्स उठाकर b में दे दिए जाएं, मतलब हॉल ए से 10 स्टूडेंट उठाकर अगर आप हॉल बी में दे दें, तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन फर्स्ट में बोल रहा है कि अगर x में से 10 कम कर दिया जाए और उन स्टूडेंट्स को B को दिया जाए, तो B में पहले y थे, बाद में कितने हो गए, y + 10। तो अब क्या है, गिवन है अपने को कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर A में से B के पास 10 स्टूडेंट चले गए तो A और B में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमने दोनों का इक्वल कर दिया, y को उधर ले जाइए, x - y, 10 इधर आएगा तो 10 + 10 हो जाएगा 20। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही केस 2 में अपन क्या करेंगे, दूसरे में वो बोल रहा है फिर से कि अगर 20 स्टूडेंट बी ए को दे दे, ठीक है ना, अगर 10 स्टूडेंट बी ए को दे दे तो ए के पास बी के मुकाबले में डबल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो केस 2 में क्या होगा, अगर बी में से 20 स्टूडेंट जाएंगे तो उसके पास हो जाएगा y - 20। ए के पास अगर 20 स्टूडेंट्स आएंगे तो उसके पास हो जाएगा x + 20। ठीक है ना। तो y - 20, x - 20। फिर क्या होगा, अगेन गिवन दैट, क्या गिवन है कि अगर 20 स्टूडेंट बी ए को दे देता है तो ए के जो स्टूडेंट है वो बी के डबल हो जाएंगे। तो ए के स्टूडेंट बराबर 2 टाइम ऑफ बी। अब तो बहुत आसान है यार, x + 20 बराबर 2y - 40, सबको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, x
x माइनस 2y माइनस 40 उधर जाएगा तो ये 60 बराबर 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। ये नाउ सॉल्व 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए आप। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको उधर ले जाइए तो x माइनस 2y प्लस 60 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस y माइनस 20 बराबर 0। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। माइनस 2y प्लस y हो जाएगा माइनस y, 60 और 2 हो जाएगा 80 बराबर 0। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 80। ठीक है ना। y को 80 किसी भी इक्वेशन में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ y को 80 रख दिया आपने तो 160 माइनस 40 160 माइनस 40 120 नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, कितना होगा ये। अच्छा हाँ ठीक है, देखो ना फिर 140 माइनस 20 कहीं भी रखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे x बराबर कितना आ रहा है, y बराबर 20 तो y की वैल्यू 80 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। ये साइकिल हो रहा है, गड़बड़ क्यों हो रही है। x की वैल्यू y की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू 80 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 100। हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आप क्लियरली दोनों कंडीशन को वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, अगर x अपने 10 स्टूडेंट y को दे दे तो दोनों के पास 90 90 हो जाएंगे, पहली कंडीशन सही है। अगर y अपने 20 स्टूडेंट्स a को दे दे तो इसके पास 120 हो जाएंगे, उसके पास 60 तो डबल भी हो जाएंगे। तो ये अपने पास कौन सा था, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इज जीरो टर्म ऑफ द एपी 31 28 25। अपने को बताना है कि क्या इसको आगे जाकर, ये डिक्रीजिंग एपी है तो आगे जाकर क्या जीरो पर भी खत्म हो रहा है या जीरो एक वैल्यू आ रही है क्या। मैंने आपको बताया था कि टर्म मानने के लिए nth टर्म आपका गूगल मैथ है, तो मैंने मान लिया कि इफ पॉसिबल, सॉल्यूशन में मैंने लिखा इफ पॉसिबल लेट n बराबर 0। तो अगर n 0 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू तो 31 है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी 28 माइनस 31 माइनस 3 बराबर 0। ये आ जाएगा बेटा 31 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। 3n बराबर 34, n बराबर हो जाएगा 34/3। अब n को क्या होना चाहिए, n ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, तो n की वैल्यू एक नेचुरल आना चाहिए। n नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये एपी की जीरो कोई टर्म नहीं हो सकती। तो रीजन क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी अ नेचुरल नंबर, therefore zero can't be a term of this AP। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, ये अपने पास थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि डिटरमाइन द AP whose fifth term is 19। तो मैंने आपको बोला था कि अगर जनरल टर्म है तो a प्लस d a प्लस 2d वाला अपना बहुत ज्यादा काम का है। तो हमने क्या किया, फोर्थ क्या बोला उसने, फिफ्थ टर्म 19 है, T5 या फिर अगर आप अपने पास लिखे तो A5 आपके पास 19 है। A5 कितना होता है, A प्लस 4D, वो 19 आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म। तो 13th टर्म का में से 8 टर्म को अगर माइनस करना है, A13 माइनस A8 वो आपके पास 20 है। तो 13th टर्म आपको पता है a प्लस 12d होती है, 8th टर्म होती है a प्लस 7d बराबर 20। a से कैंसिल हो गया, 12 में से 7 जाएंगे तो 5d बचेंगे बराबर 20। तो d बराबर हो जाएगा 4। अब जैसे ही d 4 आया तो यहाँ से अपन देख लेते हैं, a प्लस 4 4 जा 16 बराबर 19, a बराबर आ गया 3। तो a 3 आ गया, d 4 आ गया, तो ap क्या आ जाएगी, है ना, एपी आ जाएगी 3 7 11, फिर अपने पास 15, वो जैसे बोल रहा था कि फिफ्थ टर्म 19 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 5 के बाद अगला क्वेश्चन 6th वाला है ना। कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? 1 2 3 4। अब 5 वाला क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज का sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको प्रूव करना था कि sec थीटा प्लस cosec थीटा के बराबर है। अब इसमें पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने के बाद क्या किया मैंने कि एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया? 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा का। ये 1 प्लस 1 cos से 1 प्लस cos कैंसिल हुआ, sin इंटू sin हो गया sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हुआ, ये 1 प्लस cos थीटा का हो गया होल स्क्वायर। अब अपन क्या करें? इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। ये अपने पास ऐसे हो जाएगा। अच्छा वो अल्फा में है क्वेश्चन यार। अच्छा ये तो अलग है, चलो तो ये क्वेश्चन क्या प्रूव करना है ऊपर वाला। अच्छा ये गलत कर दिया ना, यहाँ 2 cosec थीटा है क्वेश्चन के अंदर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये देखो तुम ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। अब तो तुम देख लो यार, इसको 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, sin ऊपर गया तो हो गया cosec थीटा। ये अपने पास प्रूफ हो गया। अगले का तो बड़ा आसान क्वेश्चन से देखिए ना। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है, 6 वाले क्वेश्चन में अपने को क्या है कि वो दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करना है इसी तरह की। तो वो तो इससे भी आसान है, देखिए ना वो जो आइडेंटिटी इसके बाद जो प्रूफ करना है अपने को, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन ऐसे देखते हैं, देखिए ना क्या लिखा है। पहला तो ऐसे लिखा है sin अल्फा प्लस cos अल्फा, और दूसरा आपके पास लिखा है ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर आपको sec अल्फा प्लस cosec अल्फा प्रूफ करना। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आइडेंटिटी के अंदर एक बड़ी हिंट तो अपने पास ये रहती है कि हम एक ही आइडेंटिटी में बदल रहे हैं, या तो sin cos में या sec tan में या cosec cot में। तो अपन तो इसको क्या है कि sin cos में बदल लेते हैं। क्या आता है? ये हो जाएगा sin अल्फा, LHS लेते हैं ना, ये प्रूव करना था, प्रूफ देते ना। तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा, tan अल्फा को लिख दिया मैंने sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, cot अल्फा को लिख दिया मैंने cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। ये ऐसे लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है ना। अब इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो sin अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा प्लस इसके नीचे इसको लिखता हूं तो cos अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा। ये cos से cos, sin से sin कैंसिल, 1 अपॉन cos हो गया sec अल्फा, 1 अपॉन sin हो गया cosec अल्फा। ये अपने पास अगला प्रूफ हो गया बेटा, है ना। अब इसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अच्छा इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और वो उसको समझने के बाद वो नीचे एंगल बना रहे हैं ज्यादातर। जैसे ये अ लेडर 15 मीटर्स लॉन्ग है ना, और क्या बोल रहा है वो, जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो ये वर्टिकल वॉल मैंने माना, ये मैंने लेडर को माना, जिसको बोला है उसने कि 15 मीटर लॉन्ग है। फिर वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो अब यहाँ तो वॉल है ही नहीं, वॉल तो ये नहीं, तो ये 60 यहाँ बन रहा है। ये अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखिए ना। तो आपको वॉल की हाइट बताना है। तो ये तो तुमको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, जिस पर एंगल और 90 डिग्री दोनों बनते हैं वो बेस होता है, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू तुमको पता है 1/2 होती है, तो हाइपोट h हो गया
जिसको मैंने हाइट बोला है 15/2। इसको याद रखना है ना, ये मत सोचना है यार यहाँ यहाँ एलिवेशन जैसा कुछ चीजें नहीं है इसमें, ये तो सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अपने पास, है ना, जो अपने पास सेकंड एक्सरसाइज जो थी ना टेबल वाली, उसके जैसा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद ये जो वर्टिकल वॉल वाला क्वेश्चन जो है, ये अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस असाइनमेंट का मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। तो अपन इसको देखते रहिए ना। अब वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो पहले तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, वर्टिकल टावर बना दिया। ये मान लीजिए मेरे पास वर्टिकल टावर है एबी। फिर क्या बोल रहा है, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टॉक ऑफ हाइट एच, मतलब एबी जो वर्टिकल टावर है उसके पास उसके ऊपर एक फ्लैग है अपने पास बीसी, ठीक है ना, और उसकी हाइट के बारे में भी बता दिया है कि उसकी हाइट एच है, मतलब गिवन है हाइट एच। अब क्या बोल रहा है वो, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग आर अल्फा एंड बीटा। तो मान लीजिए ये पॉइंट से बॉटम का एंगल तो अल्फा हो गया, और ये टॉप का जो एंगल है ये हो गया आपके पास बीटा। जो आपको प्रूफ करना है वो ये है कि टावर की हाइट मान लीजिए मैं एच मान लूं कैपिटल, तो तुमको ये बताना है कि कैपिटल एच जो है वो एच स्मॉल एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के बराबर है, ये आपको प्रूफ करके बताना था। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको मैं P मान लेता हूं, मान लीजिए, तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले बड़े वाला ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP के अंदर, ट्रायंगल बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो ना, ट्रायंगल ACP में, तो ट्रायंगल ACP में ये बड़ा एंगल बीटा बन रहा है, देखिए, ठीक है ना, बड़ा एंगल बीटा बन रहा है, तो बीटा के अपोजिट AC तो परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन ये जो AP है वो अपने पास बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan बीटा। तो यहां से आपके पास AP को उधर लाओ, tan को उधर ले जाओ, तो AP बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, देखो AP जो है अपने पास वो इधर आया, tan बीटा नीचे गया, तो AC की वैल्यू तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया। अब मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले लूं ऐसे ही, अगेन इन ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP में ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो इस एंगल अल्फा के अपोजिट AB परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन ये AP बेस हो गया, और ये एंगल आ गया tan अल्फा, तो इसको इधर लाइए, उसके नीचे ले जाइए, तो AP बराबर हो जाएगा AB की वैल्यू कैपिटल H अपॉन tan अल्फा। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों AP की वैल्यू है, तो अगर दोनों AP के बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होना चाहिए, तो H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल H अपॉन tan अल्फा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो tan अल्फा इनटू कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H टाइम tan बीटा। नाउ व्हाट कैन वी डू, tan अल्फा को अंदर ले जाते हैं, तो H के साथ हो गया tan अल्फा, कैपिटल H के साथ हो गया tan अल्फा बराबर कैपिटल H इंटू tan बीटा। अब तो कुछ मत करो, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो H tan अल्फा बराबर हो जाएगा H tan बीटा माइनस H tan अल्फा, यहां से H को कॉमन निकाल लो, इसको नीचे लेकर आ जाओ, तो H बराबर हो जाएगा H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास, ठीक है ना। तो अब ये टावर की हाइट हो गई, तो ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद दो क्वेश्चन अपने पास और बच रहे हैं, विच आर फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्वेश्चन जो अपने पास हैं, उसमें पहले वाला क्वेश्चन जो है, if Zeba were younger by 5 years then what she really is, the square of her age would have been 11 more than 5 times। इसको थोड़ा सा समझिएगा, her actual age, what is her age now। तो अपन क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके पास 9th है उसमें अपन मानते हैं कि लेट एज ऑफ Zeba वो मैंने
ईयर्स में मान ली x ईयर्स, है ना। जेबा के एज को मैंने x मान लिया, अगर x मान लिया तो अब गिवन है उसके अंदर क्या है, नाउ गिवन डेट, अगर वो 5 साल यंगर होती तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी एज x-5 होती, तब वो बोल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी एज का स्क्वायर, अगर वो 5 साल यंगर होती तो 5 साल यंगर में उसकी एज का स्क्वायर क्या होता, उसकी प्रेजेंट एज ये रही x, वो बोल रही है कि उसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ये हो गया, और उससे कितना ज्यादा, उससे 11 ज्यादा, तो मैंने 11 ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। फिर से जेबा की एज जो प्रेजेंट है, अगर वो इससे 5 साल यंगर होती, तो मान लीजिए अगर अभी 10 है तो 5 साल यंगर होती तो कितनी होती 5, तब उसकी एज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम से 11 ज्यादा है, तो प्रेजेंट एज को 5 टाइम किया उसको 11, अब तो एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक बन गया, देखिए ना क्या करते हैं, x² माइनस 10x प्लस 25 बराबर 11 प्लस 5x, तो दिस इंप्लाइज x² माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। अब ये तो क्या बहुत आसानी से हो जाएगा, माइनस 14x माइनस x प्लस 14 बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0, ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 14 और 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 साल बाद पहले तो फिर कुछ होगा ही नहीं, वो तो रहेगी ही नहीं। x कितना आ गया 14, तो जेबा की एज कितनी आ जाएगी 14, आप क्लियरली देख सकते हैं 5 साल पहले वो 9 साल की होती, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, प्रेजेंट एज को 5 टाइम करेंगे तो 14 5 जा 70, 70 प्लस 1 11, वो भी 81, मतलब हमने जो किया है वो क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, थोड़ा सा इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा दिमाग अपने को लगाना पड़ता है इसमें, है ना। तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एट प्रेजेंट Asha's age is 2 more than the square of her daughter Nisha's age, तो मैं क्या है कि निशा की एज को लेट एज ऑफ निशा इज ईयर्स में बोल रहा है तो x ईयर्स, निशा की एज को मैंने x ईयर्स माना, अब उसकी मदर क्या है 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर, तो इसके स्क्वायर से 2 ज्यादा, तो देन एज ऑफ आशा इज, आशा की एज हो जाएगी x² प्लस 2, ठीक है ना। हमने बोला ना कि 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ निशा से। अब आप अगला स्टेटमेंट थोड़ा सा टिपिकल होता है, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब क्या है, क्या कह रही है कि जब निशा बढ़कर, मतलब जब निशा अपनी मदर की एज को पहुंचेगी ईयर्स में, तो अब आप समझिए, मान लीजिए कि निशा अभी 5 साल की है और उसकी मदर जो है वो मान लीजिए 30 ईयर्स की है, तो निशा को अपनी मदर तक पहुंचने में और कितने ईयर्स की जरूरत है 25 ईयर्स की, तभी वो पहुंचेगी। अब उसको कैसे मिलेगा, तो ये जो 25 ईयर्स का जो गेप है ये मुझे मिलेगा कब, मैं टोटल जो निशा की मदर की एज है उसमें से निशा की करंट एज को माइनस कर दूं, तो क्या होगा, इफ निशा ग्रो टू हर मदर्स एज, हर मदर्स प्रेजेंट एज, then number of years, है ना, नंबर ऑफ इयर्स विल बी पास्ड, जो निकलेंगे कितने निकलेंगे, जो नंबर ऑफ इयर्स जो अपने पास आएंगे वो आएंगे x² प्लस 2 माइनस निशा की प्रेजेंट एज। ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि अगर निशा अपनी मदर की एज तक पहुंचेगी तो जितने नंबर ऑफ इयर्स पास्ड आउट होंगे वो अपने पास क्या होंगे x² प्लस 2 माइनस x, ठीक है ना। तो वही अपने पास आ गए। अब वो क्या बोल रहा है
Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. अब आप समझो कि अगर आशा अभी 30 इयर्स की है तो 25 इयर्स अगर और आगे जाएगी तो वो तो यहाँ चली जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज में 25 इयर्स को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। भाई निशा बढ़ेगी तो आशा भी तो बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी कि मदर वहीं रुक गई और बेटी बढ़ती जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर ये 25 पढ़ी है तो आशा भी अपनी एज में 25 पढ़ी है। अब आशा की प्रेजेंट एज कितनी थी, x² + 2। नाउ क्या गिवन है कि आशा भी बढ़ेगी, तो आशा की प्रेजेंट एज में अगर मैं ये पास्ट ईयर जोड़ता हूं तो आशा की एज वो क्या बोल रहा है कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। तो प्रेजेंट एज निशा की कितनी है x, उसका 10 टाइम्स 10x, उसमें से एक कम -1, तब आशा इतनी बड़ी होगी। और ईयरली अगर अपन ने ऐड किया तो वो इतना आया। अब तो क्वाड्रेटिक बना लो यार, यह आ जाएगा 2x², ये 2 + 2 हो गया 4 और -1 इधर से आएगा तो 5, 10 उधर आएगा तो -11x बराबर 0। इनफैक्ट 2x² - 11x + 5 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² - 10x - x + 5 बराबर 0। तो 2x × x - 5 -1 × x - 5 बराबर 0। x = 5 और हाफ, तो ईयर्स में एज है तो 1/2 तो हो नहीं सकती। तो निशा की एज आ गई 5 और निशा की एज अगर 5 आई है तो आशा जो है, आशा की एज आ जाएगी उसके स्क्वायर से तो ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर + 2 विच इज 27। अब अगर आपको अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, अभी आशा की एज 5 है तो 5² 27 हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब निशा आशा की एज को पहुंचेगी तो निशा को आशा की एज में पहुंचने में कितना टाइम चाहिए, 5 से 27 तक जाने में उसको 22 इयर्स चाहिए, ठीक है ना। अब तब आशा कितने की होगी, तो 22 इयर्स के बाद आशा की अगर प्रेजेंट एज 27 है तो 22 इयर्स के बाद वो हो जाएगी 49, 27 + 22। और तब अपन बोल रहे हैं कि वो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से एक कम होगी, 10x - 1। तो आप देख लीजिए 10 टाइम 5 - 1 50 - 1 which is also 49। तो ये दोनों वेरिफिकेशन अपना जरूरी होता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आए तो एक बार वेरीफाई करके देख लें कि यार आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या है कि इन क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप एटलीस्ट वीडियो को 2-1 बार रिवाइज कर ले। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में समझ में आ गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो हमारा इस असाइनमेंट के लिए सॉल्यूशन। हम आपको नेक्स्ट असाइनमेंट देंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट देने के आफ्टर 12 आवर्स फिर से हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।